अस्थमा की बीमारी संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट मिथ्स या अवधारणाओं पर आज बात करेंगे और इस मामले में सच्चाई क्या है एक्चुअल फैक्ट्स, इस पर बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। एस्थमा बेसिकली एक बचपन की बीमारी है, ये काफ़ी लोगों को अवधारणा होती है। एस्थमा ज़्यादातर वैसे बच्चों में होती है, लेकिन एडल्टहुड में भी हो सकती है, उम्रदराज लोगों में भी हो सकती है। एक एलर्जिक टेंडेंसी है जिसके काफ़ी केस बचपन में देखे जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर केस जिसको एस्थमा है वो बचपन में ही हो और बचपन से ही चालू हो। ये उम्रदराज लोगों में भी और मिडिल एज में भी देखी जा सकती है। तो अगर किसी उम्रदराज पेशेंट को अगर इस तरह के सिम्टम्स हो रहे हैं तो आप इग्नोर कर दें कि नहीं, एस्थमा नहीं हो सकता, ये सोचना गलत है। एलर्जी किसी भी डेट में स्टार्ट हो सकती है, हालांकि होने के चांसेस कंपैरेटिवली बच्चों में ज़्यादा होंगे। इसके अलावा अगला इंपॉर्टेंट मिथ या अवधारणा है कि एस्थमा फैलने वाली बीमारी, कंटेजियस बीमारी है। ऑब्वियसली ये मिथ ज़्यादातर लोगों को नहीं होती, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता है इतने सालों के बाद कि ये सारी क्रॉनिक डिजीजेस, खासकर बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये सारी फैलने वाली बीमारियाँ नहीं हैं। हाँ, अगर किसी व्यक्ति को एस्थमा है तो परिवार में बाकी लोग को भी एस्थमा हो सकता है, क्योंकि सबकी एलर्जिक टेंडेंसी हो सकती है। पर जिसको एस्थमा है उसके खांसने या छींकने की वजह से दूसरे को भी एस्थमा हो जाएगा, ये सोचना गलत है। अगर वायरस इंड्यूस किसी को एस्थमा ट्रिगर हुआ हो, वायरस इंड्यूस इन्फेक्शन से किसी को ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन हुआ हो, तो वैसे केस में डेफिनेटली चांस है कि दूसरों को फैल सकता है वो वायरस। लेकिन वो एस्थमा की बीमारी वो दूसरों को फैल जाए, इसके चांसेस कंपेरेटिवली कम है। ये छूने से या खांसने या छींकने से फैलने वाली बीमारी नहीं। अगली इंपॉर्टेंट मिथ या अवधारणा यह है कि एस्थमा जो है जिनको भी होता है उनको एक्सरसाइज अवॉइड करनी चाहिए। ज़्यादातर एस्थमा के पेशेंट में आप एक्सरसाइज कर सकते हो, इसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन हाँ, इस मामले में कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा कुछ लोग को होता है, जो कि कंपैरेटिवली काफ़ी रेयर है। बहुत कम लोग को ही होते देखा जाता है एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा। इसीलिए अगर आपको एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा है, मतलब एक्सरसाइज के बाद ही एस्थमा का अटैक आता है, अगर ये रेयर बीमारी है तो आपको डेफिनेटली एक्सरसाइज अवॉइड करनी चाहिए, खासकर विंटर के महीनों में। और डिहाइड्रेशन वगैरह के साथ जो एस्थमा होता है उसको अवॉइड करना चाहिए। पर अदरवाइज ज़्यादातर लोगों में इसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं आती और ज़्यादातर लोगों को एक्सरसाइज करना मना नहीं होता है, कोई सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स उनको नहीं आती है। तो एक्सरसाइज करना एस्थमा के पेशेंट्स के लिए बैंड है, ऐसा सोचना गलत है। अगला इंपॉर्टेंट मिथ या अवधारणा यह है कि एस्थमा की ज़्यादातर मेडिसिन है वो एडिक्टिव होती है, उनको खाने से आदत पड़ जाती है और फिर वो कभी छोड़ नहीं पाते। देखिए, एस्थमा के पेशेंट्स में ज़्यादातर ब्रोंकोडायलेटर्स देते हैं, उसमें ज़्यादातर कोई एलर्जी को कम करने की टेंडेंसी होती है, कोई एडिक्शन की टेंडेंसी या लत पड़ जाए ऐसी टेंडेंसी नहीं होती है। स्टेरॉइड्स जो देते हैं उसमें ज़रूर ऐसा होता है कि थोड़े लंबे समय तक उनको देने के बाद जब उनको छोड़ा या बंद किया जाता है तो आपको काफ़ी दिन तक अच्छा ना लगे, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो या रिएक्शन जो एलर्जी का प्रॉब्लम था वो वापस से पलट के आ जाए, ये हो सकता है। इसलिए स्टेरॉइड्स में थोड़ी बहुत इस तरह की टेंडेंसी मान सकते हैं, लेकिन प्योर एडिक्शन है वैसा नहीं है। स्टेरॉइड से आपकी बॉडी का इन्फ्लेमेशन सप्रेस होता है और इनफैक्ट बहुत सारे मेडिसिन में ऐसा होता है कि उनका जो भी इफेक्ट है वो जब मेडिसिन को बंद करते हैं तो तुरंत वापस पलट के आता है और इनफैक्ट कई बार बढ़ भी जाता है। बीटा ब्लॉकर्स वगैरह के साथ भी ऐसा ही है कि जैसे ही मेडिसिन को बंद करते हैं बीपी ज़्यादा शूटअप हो सकता है, आपका हार्ट रेट ज़्यादा शूटअप हो सकता है। नींद की दवाइयों में भी ऐसा है। तो इसलिए बहुत सारे मेडिसिन में ऐसा होता है। स्टेरॉइड्स में भी थोड़ा एडिक्टिव इफेक्ट है, पर हर दवाई में ऐसा है ऐसा ज़रूरी नहीं है। और स्टेरॉइड्स भी एस्थमा के हर केस में दिया जाता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एस्थमा की ज़्यादातर मेडिसिन इस मामले में सेफ़ है, लेकिन हाँ, स्टेरॉइड्स के साथ थोड़ा बहुत इसका इफेक्ट देखा जा सकता है। कुछ लोग को ऐसा लगता है कि एस्थमा एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और एंग्जाइटी और स्ट्रेस रिलेटेड ये बढ़ जाता है। देखिए, एंग्जाइटी और स्ट्रेस से एलर्जिक रिस्पॉन्स डेफिनेटली बढ़ सकता है। और एंग्जाइटी से जो हाइपर वेंटिलेशन होता है कि कई बार घबराहट की वजह से लोग गहरी गहरी सांसें ले सकते हैं, वो एस्थमा की कैटेगरी में नहीं आता है, वो एंग्जाइटी इंड्यूस हाइपर वेंटिलेशन ही कहलाएगा। एस्थमा मतलब जब श्वास की नली सिकुड़ जाती है तो ही उसको एस्थमा बोलते हैं। पर एंग्जाइटी डेफिनेटली एक थोड़ा बहुत ट्रिगर का काम कर सकता है, पर एंग्जाइटी से रिलेटेड ही एस्थमा होता है। एस्थमा अपने आप में एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो सोचना गलत है। ये दोनों ही अपने आप में अलग एंटाइटीज़ है, थोड़ा बहुत इंटररिलेशन हो सकता है, पर ज़्यादातर ये लोग अपने आप में सेपरेट प्रॉब्लम्स है और इनको सेपरेट तरीके से ही ट्रीट करना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट मिथ्या अवधारणा ये है, लोगों को लगता है एस्थमा तभी होता है जब आपकी बॉडी एलर्जेंस या ट्रिगर्स को एक्सपोज्ड होती है और उसकी वजह से आपको एस्थमा का अटैक आता है।
डेफिनेटली ट्रिगर के एक्सपोजर होने से अस्थमा के अटैक आने का चांस बढ़ जाता है, पर काफ़ी केसेस अस्थमा के ऐसे भी होते हैं जो बिना किसी ट्रिगर के हो सकते हैं, बिना किसी ट्रिगरिंग फैक्टर या स्टिमुलस के हो सकते हैं। इसलिए हर पेशेंट जिसको अस्थमा हो रहा है उसको किसी न किसी ट्रिगर की वजह से हो रहा है, और हर अस्थमा के अटैक से पहले वो ट्रिगर का एक्सपोजर होगा तभी अस्थमा आएगा, ऐसा सोचना गलत है। अस्थमा काफ़ी केसेस में बिना किसी क्लियर कट ट्रिगर के भी हो सकता है। हाँ, ऑब्वियसली ट्रिगर्स को अवॉइड करना ज़रूरी है, पर हर केस में ऐसा हो ज़रूरी नहीं है। लास्ट इंपॉर्टेंट मिथ जिसके बारे में आज बात करेंगे वो है, कुछ लोगों को लगता है कि अस्थमा एक सीरियस बीमारी नहीं है, धीरे धीरे करके अपने आप चली जाएगी, इसके बारे में आप ज़्यादा वरी या परेशान ना भी हो तो चलेगा। ऑब्वियसली बहुत सारे केसेस अस्थमा के टाइम के साथ ठीक हो जाते हैं, लेकिन काफ़ी केसेस में अस्थमा लंबे समय तक परसिस्ट कर सकता है। इससे आपका लंग्स फेलियर, हार्ट फेलियर, इन्फेक्शन वगैरह होने का चांस भी कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए अस्थमा को डेफिनेटली सीरियसली लेने की ज़रूरत है। ये अपने आप में सीरियस बीमारी है, जानलेवा भी हो सकती है, तो इसको इग्नोर ना करें। सही समय पर सही तरह से अगर आपने ट्रीट किया और जैसे जैसे एलर्जी का रिस्पॉन्स धीरे धीरे करके कम हो जाता है लोगों का उम्र के साथ, तो काफ़ी केसेस अपने आप कंट्रोल हो जाते हैं। पर हर केस में ऐसा होगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, और हर केस में कभी खतरा नहीं होगा ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। ये एक सीरियस बीमारी है, इसको सीरियसली ही लेना चाहिए, और जब कभी प्रॉब्लम आए तो फिर उसके हिसाब से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। क्या प्रॉब्लम है उसके हिसाब से आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। पर अस्थमा को कई बार इग्नोर करना डेंजरस हो सकता है, ये कभी कभार पोटेंशियली डेंजरस और लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, इस बात को ध्यान रखना आवश्यक है। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में जहां हमने अस्थमा संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट मिथ्स या अवधारणाओं पर बात करी, ये आपके लिए कुछ उपयोगी रहा होगा और कुछ नए पॉइंट्स आपको जानने को मिले होंगे। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें।